हे गाइस अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। कैसे हैं आप सब? सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल लेंगे आज की क्लास में। द राइट कॉल इसका टाइटल है। आंध्र प्रदेश में जुडिशरी और वहां की गवर्नमेंट के बीच के झगड़े के ऊपर बेस्ड है। अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं, बहुत सारी वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में आप मेरे साथ सीखोगे। बस आपको अप्लाई करना है इस क्विज के ऊपर। आप जो भी सीखते हैं मैं हर रोज एक क्विज बनाता हूं आपके लिए, ताकि सेशन के एंड में आप उसको असेस कर पाएं कितना आपने सीखा। लास्ट में मैं इसको लाइव करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले खुद से कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कैरेट द राइट कॉल, बिल्कुल सही फैसला। राइट मतलब सही, कॉल के दो मीनिंग होते हैं, डिसीजन फैसला या पुकार। तो यहां पे डिसीजन वाला मीनिंग हमने यूज किया है। कह रहा बिल्कुल सही फैसला है। अच्छा किसका फैसला है भाई? ऑन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब देखो इसको डिटेल में देखेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया। यहां पे देखो, कह रहा द एपी हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन इंक्वायरी इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वॉज ओवर रीच। कह रहा आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, अच्छा किसमें? एक इंक्वायरी में, है ना, एक इंक्वायरी का। अच्छा इंक्वायरी किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में, आंध्र प्रदेश की सरकार के ब्रेकडाउन में। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है ना, ब्रेक डाउन कर गया, सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। कह रहा ये जो ऑर्डर था इस चीज में इंक्वायरी करने वाला, ये अपने आप में एक ओवर रीच था। अब ये ओवर रीच क्या होता है? इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा, रीच मतलब पहुंचना। आपको जाना था दिल्ली, आप पहुंच गए कानपुर, समझ रहे हो? जरूरत से ज्यादा एम करना हाई, दूसरे के मामले में टांग फंसाना, है ना, अननेसेसरी इंटरवेंशन करना। एक और मीनिंग भी होता है इसका, धोखा देना, वो हमने यूज नहीं किया यहाँ पे। तो कह रहे ये जो ऑर्डर था आंध्र प्रदेश का, जिसमें इस कोर्ट ने बोला था कि कहीं सरकार ब्रेकडाउन तो नहीं कर गई है, इसकी इंक्वायरी करवाओ। कह रहा अपने आप में ये एक ओवर रीच था, सरकार के मामले में नाक घुसाने वाला था। समझ गए? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऑर्डर, सेंटेंस की वर्ब है वॉज। दोनों वर्ड्स को नोट करें, ब्रेक डाउन और ओवर रीच को। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे आपके पास हमेशा रहेंगे, है ना, वो कैब के अंदर। आगे बढ़ेंगे, एक समरी दे देता हूं आपको, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। लेकिन उससे पहले आईबीपीएस एसओ और एसबीआई पीओ आपके एग्जाम्स नजदीक हैं, उसके लिए मैंने मेंबर्स के लिए रात में फुल पेपर सोल्यूशन डाल दिया है प्रीलिम्स का। 1.25 घंटे की वीडियो है, आराम से देखना, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। मेंबर्स के लिए जरूर से जाकर के चलाएं जो लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस वीडियो को प्ले करें, आपको यहां बताया जाता है मेंबर कैसे बनना है। बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं रखता हूं। अच्छा दूसरी चीज, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। इनका टेस्ट सीरीज बहुत कायदे की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। साथ ही साथ मैंने इनसे बात की है तो वाईडी के व्यूअर्स के लिए 50% ऑफ है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हो इस कोड को लगा के 50% का ऑफ लेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज पे। मैं आपको बता देता हूं कैसे इस ऑफ को आपको लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आप, है ना, और साथ में ओटीपी आएगा, वो डालना। अपना नाम वाम भर के फिर सारे टेस्ट सेलेक्ट कर लेना जो आपको जिसकी प्रिपरेशन करते हो। तो मैंने यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर लिए, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज, गवर्नमेंट एग्जाम राजस्थान के। अब अपनी स्टेट के हिसाब से अपना भी रख सकते हो, है ना। अब मैंने एसएससी खोला, एसएससी में मैं नीचे आऊँगा, टेस्ट सीरीज देखूंगा सारी की सारी, रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज, है ना। इसमें मैंने सीजीएल की खोली, सीजीएल के मुझे 15 टेस्ट दिख रहे हैं 279 में। यहाँ मैं कोड लगाऊंगा YET50, अप्लाई करूंगा 140 रुपीज़ में 50% ऑफ के साथ। कमेंट्स के अंदर इसका लिंक रखा है आपका, डाउनलोड कर लेना। हर टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी 50% ऑफ पे। चलो अब एक समरी दे देता हूँ आपको, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कुछ दिन पहले, और किसको दिया था? वहां के सरकारी वकीलों को, कि आप पता करो कहीं वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया है, कहीं वहां की सरकार अपने आप में फेल तो नहीं हो गई है ना। अब हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल किया है और हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि आप सरकार के मामलों में नाक ना घुसाए। एडिटोरियल कह रहा है ये अपने आप में एक वेलकम रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत ही अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट को बताया कि उसकी जगह क्या है, कितना आगे तक उसको ओवररीच नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? बस ये इसकी समरी है, सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा कर रहा है उसके ऑर्डर के बारे में।
डिटेल में देखेंगे। आज की टोन क्या है? टोन है मेरे भाई लॉडेटरी, प्रशंसा करने वाली टोन कहलाती है लॉडेटरी। ठीक है ना, शुरू करें। कर द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे quite rightly states an Andhra Pradesh High Court order that sought to convene a judicial inquiry into whether there is a constitutional breakdown in the YS Jagan Mohan Reddy led government in the state। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ना फ्राइडे को अच्छा क्या किया, बिल्कुल सही से स्टे किया। क्वाइट राइटली मतलब बिल्कुल सही अंदाज के अंदर। स्टे करना मतलब रोक देना। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही अंदाज में इस फ्राइडे को रोक दिया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को। अच्छा कौन सा ऑर्डर था? वो ऑर्डर जो सॉर्ट करता था, चाहता था कि वो कन्वीन करें, कि वो बुलाएं या वो प्रबंध करें, इंतजाम करें एक जुडिशियल इंक्वायरी का, है ना, एक न्यायिक जांच का। अच्छा किस चीज के अंदर? इस चीज के अंदर इनटू वेदर हाँ के ना वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आप समझ गए हो, सरकार के गिर जाने की हालत। कह रहे कहीं वहां पे सरकार के गिरने की हालत तो नहीं हो गई है। अच्छा किस सरकार की? YS जगन मोहन रेड्डी की लेड गवर्नमेंट की, इस स्टेट के अंदर। समझ गए ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये ऑर्डर को हम स्टे करते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अब वैलिड नहीं है, ये ऑर्डर अपने आप में बहुत ही वाहियात है। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है स्टेट, दैट की वर्ब है सॉट, इज की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, सेंटेंस बहुत सिंपल हो जाता है। कन्वीन वर्ड को देखना, देखो कन्वीन का मतलब होता है स्टार्ट करना है, बुलाना। जैसे आपने कोई मीटिंग कन्वीन की, जैसे आपने कोई इंक्वायरी कन्वीन की, तो आप मीटिंग को स्टार्ट करोगे या इंक्वायरी को जो है ना ओपन करोगे। तो इस वर्ड का यही मतलब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर टॉप कोर्स इंटरवेंशन मस्ट बी वेलकम्ड एज इट क्विकली हॉल्टेड एन अनटेनेबल एडवेंचर बाय द हाई कोर्ट दैट माइट हैव रिक्वायर्ड द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। कह रहे जो टॉप कोर्ट का इंटरवेंशन है ना, इस सुप्रीम कोर्ट की जो दखल अंदाजी दी है इसने, कह रहे मस्ट बी वेलकम्ड, पैसिव वॉइस में इसका वेलकम होना ही चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए? एज, क्योंकि ये बहुत जल्दी से क्विकली होल्ड करता है, रोकता है उस एडवेंचर को, उस बड़े से कार्यक्रम को जो बिल्कुल अनटेनेबल है, जो बिल्कुल इलॉजिकल है। एडवेंचर क्या होता है? आप कोई नया कारनामा करते हो ना, उसको कहते हैं कार्यक्रम या कारनामे को एडवेंचर। कह रहे ये इंटरवेंशन बहुत ही वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी से इसने उस कारनामे को रोक दिया है हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको रिक्वायर हो सकती है शायद इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जो कि वास्तव में रिक्वायरमेंट ला सकता है प्रेसिडेंट रूल के इंपोजिशन को। ये ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिससे प्रेसिडेंट का रूल आंध्र प्रदेश में लग सकता है। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाले वर्ड्स अनटेनेबल, हर चीज अनटेनेबल है, जो इरेशनल है, इलॉजिकल है, फ्लॉड है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं, बेवकूफी भरा है ना, अनटेनेबल। इंपोजिशन होता है किसी चीज का जबरदस्ती लगाना। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो इंपोज किया था, हमने नहीं बोला था, सरकार ने बोला लॉकडाउन है, आज से घर से बाहर मत निकलो, तो वहां पे इस वर्ड को यूज करना। कह रहे वाइल हेयरिंग हेवियस कॉर्पस petitions filed by relatives of the persons remanded in judicial custody or on bail on October 1st, the High Court had suo motu summoned the State Council to assist in deciding whether in circumstances prevailing in the state of Andhra Pradesh, the court can record a finding that there is constitutional breakdown in the state or not। ये सेंटेंस होता है ना, किसी भी नए रीडर का नाइटमेयर होता है, उसको समझ नहीं आता मैं इसको कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। मेरी सलाह ये है पीस बाय पीस पढ़ो, देखो कैसे। करेक्ट, वाइल जहां या जबकि, हेयर करते हुए, सुनते हुए, इस टाइप की पिटीशंस को हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ते हो तो इस पिटीशन के बारे में आप जानते होंगे, है ना। कह रहे सुनते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की पिटीशंस को, याचिकाओं को। अच्छा एक कौन सी याचिका थी? जिसको फाइल किया गया था रिश्तेदारों के द्वारा, और कौन से रिश्तेदार? उन लोगों के। अच्छा कौन से लोग? जिनको रिमांड किया गया था न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में, या वो थे बेल पे, है ना, या वो थे जो है जमानत पे। और कब? अक्टूबर 1 को। कह रहा ऐसे काम को करते हुए, इस टाइप की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, अब देखो किसने क्या किया। कह रहा ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ना स्वतः संज्ञान में सम्मन किया। सुओ मोटू क्या होता है? बिना किसी के कहे अपने आप से हाई कोर्ट ने अपने आप से सम्मन कर लिया, बुला लिया स्टेट काउंसिल को। स्टेट काउंसिल कौन है? स्टेट का लीगल एडवाइजर, समझ लो, सरकारी वकील समझो। हाई कोर्ट ने वहां के स्टेट काउंसिल को बुलाया। अच्छा क्यों बुलाया? कि वो असिस्ट करे हाई कोर्ट को इस चीज को डिसाइड करने में। अच्छा क्या चीज डिसाइड करनी है? हाँ के ना। अच्छा क्या चीज?
कि जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अंदर, जो हालात है उनके अंदर, अच्छा कौन से हालात, जो अभी प्रिवेल कर रहे हैं, जो अभी विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूदा हैं स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, कह रहे उन हालातों के अंदर क्या कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है इस फाइंडिंग को, इस नतीजे को, दैट वो ये कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन है स्टेट में या नहीं। समझे मेरी बात को? तो इस पिटीशन को सुनते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से स्टेट की काउंसिल को बुला के बोला आप हमें असिस्ट करो, हमारी हेल्प करो डिसाइड करने में। हम सोच रहे हैं कि जो सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं स्टेट के अंदर, क्या हम वहां पे इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन पेपर या नहीं, कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन आ गया है या नहीं आया है ना। तो ऐसा इन्होंने करने की कोशिश की थी, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला था। मानता हूं मैं लंबे सेंटेंस है, डर लगता है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जिस दिन तुमने ये अप्रोच को फॉलो किया जो मैं करवा रहा हूं पूरी मेहनत के साथ, एक दो सेंटेंस ऐसे लंबे पढ़ लिए ना, दिमाग से डर निकल जाएगा। बस यही मैं करवाना चाहता हूं, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। वर्ड देख लेना जो देखने वाले हैं, हेबियस कॉर्पस आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ें, है ना, पॉलिटी को पढ़ें। सुओ मोटू होता है, ये भी लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपको पता लगेगी, पॉलिटी का वर्ड है सुओ मोटू, स्वतः संज्ञान। काउंसिल वर्ड को देखना, इसमें थोड़ा सा पेंच है, दो वर्ड है अपने पास, काउंसिल और काउंसिल, दोनों ही काउंसिल है ना, एक में SEL है, एक में CIL है। पहले का मतलब है एडवाइजर, दूसरे का मतलब है कमिटी। दोनों ही वर्ड अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। एडवाइजर मतलब सलाहकर्ता, कमिटी मतलब एक कमिटी। अब देखो ये दोनों वर्ड एक जैसे दिखते हैं पर मीनिंग अलग रखते हैं। अगर इस सेंटेंस को देखो तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। देखो कैसे, द 3 मेंबर काउंसिल ट्राई टू काउंसिल द एंग्री प्रोटेस्टर्स। 3 मेंबर्स की कमेटी ने कोशिश की सलाह देने की एंग्री प्रोटेस्टर्स को। अब यहां पे गलती क्या है, मेंबरों की कमेटी थी तो ये वाला काउंसिल नहीं, आपको ये वाला काउंसिल यूज करना है, CIL, ठीक है ना। और इन्होंने जो ट्राई किया सलाह देने का तो वो COUNSEL वाला काउंसिल है। वर्ड्स अलग है ना, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, सेंटेंसेस में ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान करना इन दोनों वर्ड्स को। प्रिवेल करना मतलब मौजूदा हो, जो एग्जिस्टिंग हो, डोमिनेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस वॉज क्लियरली अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच बाय द AP हाई कोर्ट। कह रहे ये जो ऊपर वाला जुमला था ना, ये अपने आप में साफ साफ एक केस था जुडिशियल ओवररीच का। ओवररीच समझ गए ना, न्यायिक तौर पे दखल अंदाजी का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। भाई सरकार के मामले में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो, अपने आप से पूछने के लिए कि सरकार कहीं गिर तो नहीं रही है ना। सरकार गिरेगी तो आपको पता खुद लगा देंगे प्रेसिडेंट साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, कह रहे द क्वेश्चन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन और द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लंबा सेंटेंस है, इतने पढ़ेंगे। कह रहे जो सवाल है ना सरकारी तंत्र के फेल होने का, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन का, या फिर सरकारी मशीनरी के गिर जाने का, फेलियर हो जाने का, कह रहे ये दोनों जो सवाल है ना ये डील विद होते हैं, इनसे निपटा जाता है इस आर्टिकल के नीचे हमारे संविधान के। कह रहा हुज इन्वोकिंग कम्स अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉट द जुडिशरी। कह रहे जिसको इन्वोक करने का जो काम है, जिस आर्टिकल को अप्लाई करने का जो काम है, इन्वोक करने का जो काम है, वो नीचे आता है, वो प्रेरोगेटिव के नीचे आता है, राइट के नीचे आता है हमारे विधानिका के, है ना, एग्जीक्यूटिव के, ना कि जुडिशरी के। तो कह रहे आर्टिकल 356 में ऐसी बातें होती हैं और ये बातें की जाती हैं वहां की विधानसभा में, ना कि हाई कोर्ट के अंदर, है ना। विधानसभा का काम है इस आर्टिकल को लगाना या ना लगाना। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लेना, क्वेश्चन की वर्ब है इज डेल्ट विद, इन्वोकिंग की वर्ब है कम्स। वर्ड देखने वाले प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव मतलब आपका हक, आपका राइट, आपकी लिबर्टी, है ना, आपके अधिकार। डील विद आप जानते हैं, निपटना, टैकल करना, ग्रैपल विद करना। इन्वोक करने का मतलब होता है किसी चीज को अप्लाई करना। अगर सरकार ने किसी लॉ को इन्वोक किया, समझ लो वो लॉ आज से लग गया, है ना। इन्वोक करना मतलब होता है किसी को अप्लाई करना, इन्फोर्स करना। अब ग्रामर रूल देखें यहाँ पे, इन दोनों सेंटेंस के जरिए आप इसको समझेंगे। एक बार में समझोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, पर ध्यान देना पड़ेगा। देखना कैसे, द बॉयज whose scores are good will be rewarded। बच्चे जिनके स्कोर्स अच्छे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। whose किसके लिए लगा है, बॉयज के लिए, ठीक है ना। whose का एक और फॉर्म भी होती है of whom, ठीक है ना, of whom। whose को आप of whom भी लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द बॉयज द स्कोर्स ऑफ whom। of whom हमेशा उस नाउन के बाद में आता है जिस पे पोजीशन बनाना है ना। द स्कोर्स ऑफ whom, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। द बॉयज द स्कोर्स ऑफ whom आर गुड विल बी रिवॉर्डेड। तो कहने का मतलब क्या है, whose की जगह ऑफ whom भी आ सकता है। अब दूसरी चीज देखो यहां पे, द चेयर्स whose legs आर ब्रोकन विल बी रिप्लेस्ड।
वो कुर्सी जिसके पांव टूटे हुए हैं, लेग्स ब्रोकन है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। अगर इस फॉर्मूला को मैं यहां लगाऊं ऑफ होम वाले को, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हुज को हटा दूंगा और लेग्स के बाद लिख दूंगा ऑफ होम। ठीक है, यही तो करना है ना, ऑफ होम। पर ध्यान दो, हु लगता है या होम लगता है बॉयज के लिए, इंसानों के लिए। कुर्सियों के लिए तो होम लग नहीं सकता, कुर्सियों के लिए तो हु हो नहीं सकता। तो ऑफ होम का हुज वाला फॉर्म भी हम यूज नहीं करेंगे कुर्सियों के लिए। समझ गए मेरी बात को? कुर्सी है, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, उसके लिए हुज नाम के वर्ड को यूज ना किया जाए, क्योंकि हुज का मतलब होता है ऑफ होम। अगर हुम या हु लगता है इंसानों के लिए, तो हुज भी लगेगा इंसानों के लिए। अब इसका इलाज क्या करना है, कुर्सी के लिए आप लगाते हैं विच, तो हुज की जगह आप लगाते हैं विच, बस इतना ही काम करना है। तो जैसे ही आपने देखा ऑफ विच की जगह यहां लगा हुआ था हुज, यहां लगा हुआ था हुज लेग्स आर ब्रोकन, आपको इस सेंटेंस में एरर मार्क करनी है, हुज को यहां से हटाना है और लेग्स के बाद में लिख देना ऑफ होम, और लेग से पहले द भी लगा देना। इस ऑफ की वजह से द आएगा, ये आर्टिकल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन। तो हमेशा इस रूल को याद रखें, इंसानों के लिए हुज, जानवरों के लिए ऑफ विच, है ना। यहां पे ये गलती इसने कर दी है, आजकल बोलने चलने में भी जानवरों और दूसरी चीजों के लिए हुज लग रहा है, इसने लिखने में भी लगा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाना चाहिए था ऑफ होम। आगे बढ़े, चलो। कह रहा इन द एसआर बोमाई केस अ 9-member बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट the scope of Article 356, which also allows the imposition of President's rules in the states with stringent conditions for the valid exercise of that power by the President. लंबा सेंटेंस इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे इस केस के अंदर SR बोमाई केस हुआ क्या, एक 9 मेंबर की बेंच थी ना सुप्रीम कोर्ट की, उसने कंस्ट्रू कर दिया। कंस्ट्रू करने का मतलब क्या है, सही तरीके से एक्सप्लेन करना, एकदम अच्छी तरीके से परिभाषित करना, है ना, डिफाइन कर देना। तो कह रहे इस बेंच ने इस केस के अंदर सही तरीके से डिफाइन किया था इसी आर्टिकल 356 को जिसके हम ऊपर बात कर रहे हैं, और वो आर्टिकल है ये जो अलाउ करता है लगाने को राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में, और स्ट्रिंजेंट कंडीशन के साथ, बहुत ही कड़ी शर्तों के साथ। अच्छा, शर्तें क्यों? वैलिड एक्सरसाइज के लिए इस पावर की, सही यूज की इस पावर का प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, एक काम कब होता है? आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड विद अ प्रोक्लेमेशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कह रहे ये पूरा काम तब होता है जब प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है एक प्रोक्लेमेशन, एक अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तरीके से बताया था किन शर्तों के साथ कब आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लगता है, और यह तभी लगता है जब स्टेट की विधानसभा के सभी मिनिस्टर्स आकर के प्रेसिडेंट को बोलें, रिक्वेस्ट करें कि सर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। समझ गए ना, लंबा सेंटेंस है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस केस में हाई कोर्ट ने खुद ही प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात जो है शुरू कर दी। अब वर्ड्स देख लेना, कंस्ट्रू करना मतलब डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना, डिड्यूस करना। जब भी किसी चीज को आप कंस्ट्रू करेंगे ना, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको परिभाषित या एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रिंजेंट आप जानते हैं, हार्श, रिजिड, स्टिफ या इनफ्लेक्सिबल। ऐसी चीज जो बहुत कड़ी है ना, स्ट्रिंजेंट कहलाती है। स्ट्रिंजेंट में मेरे आपसे सवाल है, इससे एक मिलता जुलता वर्ड है जिसपे बहुत कंफ्यूजन होती है, मैंने कई बार होते हुए भी देखी है, पहले मुझे भी होती थी। वर्ड है स्ट्राइडेंट। कौन सा वर्ड है? स्ट्राइडेंट। स्ट्रिंजेंट और स्ट्राइडेंट, अगर पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में स्ट्राइडेंट का क्या मतलब होता है, और नहीं पता है तो अभी चेक करो। इस वर्ड को आपको स्ट्रिंजेंट से मैच करना है ना, दो अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग मीनिंग रखते हैं। बीइंग पे एक वीडियो मैंने अलग से बनाई थी 10 दिन पहले, सारे बीइंग के यूज बताए थे। यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बीइंग नाम का जीरेंट। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, या हिंदी में बोलते हैं ऐलान, है ना। इसका एक सिनोनिम है प्रोमलगेशन। ऐलान का एक बहुत अच्छा सिनोनिम है प्रोमलगेशन। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दीज इंक्लूडेड ascertaining whether objective conditions exist which render it impossible to carry out governance in the state where the proclamation has been made and the process has to be approved by both houses of parliament before consideration for judicial review। लंबा सेंटेंस, सिंपल है। कह रहे ये जो ऊपर वाला पूरा परिभाषित जो किया गया था ना, कह रहे इसमें इंक्लूड था। अच्छा, क्या इंक्लूड था? असर्टेन करने का काम, जायजा लेने का काम, निर्धारित करने का काम। अच्छा, किस चीज को? वेदर, हाँ के ना, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, जो रियल कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव मतलब एकदम रियल, जिसमें कोई किंतु परंतु ना हो। जो रियल कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती हैं, और वो कंडीशन जो बना देंगी इस चीज को इम्पॉसिबल कि कैरी आउट किया जा सके प्रशासन को स्टेट के अंदर।
कह रहे जहां पे प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी हो चुका है, उस स्टेट में जहां के नेता मंत्री ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हम नहीं कर सकते गवर्नेंस, और कह रहे ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये जो पूरी कार्यप्रणाली है, इसको अप्रूव भी किया जाना पड़ेगा दोनों हाउसेस के द्वारा, पार्लियामेंट के, इससे पहले कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो। तो इतनी सारी कंडीशन है। सबसे पहले वहां पे ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसको देख के लगे कि वहां पे गवर्नेंस नहीं हो सकती। फिर वहां के जो सभी मंत्री हैं वो भी प्रोक्लेम करें कि नहीं गवर्नेंस हम कर सकते। फिर इसको पार्लियामेंट भी इंप्रूव करे, उसके बाद ही वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसे हाई कोर्ट के सरकारी वकील को बुलाने से नहीं लगेगा। समझ गए ना? सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा लंबा लिखा हुआ है। देखने वाली चीजें, असरटेन करना मतलब इवेल्युएट करना, असेस करना, डिटरमिन करना, किसी चीज का निर्धारण करना। रेंडर वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। दोनों मीनिंग को अगर जब तक आप एक साथ नहीं समझोगे आपको कंफ्यूज करेंगे। रेंडर का मतलब होता है देना या किसी को कुछ बना देना। जैसे दे रेंडर्ड देयर सपोर्ट टू अस, उन्होंने दिया अपना सपोर्ट हमें। दूसरा सेंटेंस देखो, द लॉकडाउन रेंडर्ड द इकोनॉमी क्रिपल्ड, लॉकडाउन ने बना दिया पूरी इकोनॉमी को अपाहिज। एक ही वर्ड है, दोनों काम कर रहा है। पहचानेंगे कैसे आप? अगर रेंडर के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन हो और उसके बाद में एक एडजेक्टिव रखा हो, उसने इकोनॉमी को बना दिया क्रिपल्ड, इसने हमें बना दिया जो है उदास, इसने बना दिया उसको जो है मजबूर। समझ गए ना? उदास, मजबूर, अपाहिज, ऐसा कोई एडजेक्टिव पढ़ा होगा तब तो रेंडर का मीनिंग होगा बना देने वाला। अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव ना पढ़ा हो तो रेंडर का मतलब होता है देना, टू गिव समथिंग टू समवन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत ही अच्छा वर्ड है रेंडर। कह रहे कैरी आउट जानते हैं ना, किसी चीज को अंजाम देना, कैरी आउट करना। कह रहे बट द एपी हाई कोर्ट्स ऑर्डर seem to have reversed the scheme of things by putting the cart before the horse in asking to ascertain if there is a constitutional breakdown in the state। कह रहे लेकिन हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो दिखाई दिया हमें कि उसने रिवर्स कर दिया है पूरी ही अरेंजमेंट को, स्कीम ऑफ थिंग्स को, बिल्कुल उल्टा दिया है पूरी अरेंजमेंट को। और कैसे? घोड़े को गाड़ी के पीछे रख के। हमेशा घोड़ा आगे होता है, पीछे गाड़ी होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने क्या बोला? गाड़ी को घोड़े के आगे रखो। अच्छा, ये काम इसने कैसे किया है? आस करके इस चीज को निर्धारित करने को कि कहीं वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन तो नहीं है स्टेट के अंदर। कहने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब डिसाइड करती है या नहीं, जब वहां पे लग जाता है। प्रेसिडेंट का रूल लगने के बाद कोर्ट के पास मामला आता है कि कहीं ये गलत है, सही है, आप डिसाइड करो। पर यहां पे कोर्ट क्या बोल रही है? सब कुछ सही चल रहा है, और खुद बुला के पूछिए सरकारी वकील से कि कहीं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगाना हमें, है ना, आप ही बताओ। तो कह रहे घोड़े को गाड़ी के पीछे कर दिया, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स आपने कर दिया। समझ गए ना? स्कीम ऑफ थिंग्स का मतलब है अरेंजमेंट, इसको लिखना था अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ना, स्कीम ऑफ थिंग्स। ये ईडियम है बहुत अच्छी, इसको हिंदी बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना, है ना, उल्टी गंगा बहाना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आगे बढ़ेंगे। कह रहे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोटेड that the court found it to be disturbing before staying it। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या नोट किया कि हमारी कोर्ट ने इस चीज को बहुत ही डिस्टर्बिंग फाइंड किया है, जब इससे पहले कि हम इसको स्टे करें। कह रहे हम इसको स्टे तो करेंगे करेंगे, उस ऑर्डर को हम खत्म तो करेंगे करेंगे, लेकिन हमें इस चीज पे बड़ा खेद है कि ये डिस्टर्बिंग ऑर्डर कोर्ट ने पास कैसे किया, हमारी निचली कोर्ट ने। समझ गए? चलो आ जाओ अगले पैराग्राफ पे। कह रहे सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर कम्स इन द वेक ऑफ इंसिडेंट्स pointing to a tussle between the judiciary and the elected government in the Andhra Pradesh। कह रहे ये ऑर्डर है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये आता है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ मतलब पीछे पीछे या आफ्टर, है ना। कह रहे ये पीछे पीछे आता है उन इंसिडेंट्स के, उन घटनाओं के जो पॉइंट करते हैं एक टसल की तरफ, एक लड़ाई की तरफ। अच्छा, किस किस के बीच? वहां की न्यायपालिका और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच। और कहां पे? आंध्र प्रदेश में। तो कह रहे ये पूरा ऑर्डर इन दोनों की लड़ाई के पीछे पीछे ही आता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि हमें देख के लगता है कि वहां की सरकार और हाई कोर्ट के अंदर आपस में कोई लड़ाई चल रही है ना। इन द वेक ऑफ मतलब पीछे पीछे। इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है हमारे पास, इन द बैकड्रॉप ऑफ। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, इन द बैकड्रॉप ऑफ। इसका मतलब भी होता है इस चीज को देखते हुए या इसके पीछे पीछे। टसल मतलब फाइट, रस्सा कशी बोलते हैं इसको हिंदी में, फाइट या फ्यूट। कह रहे द चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैड in an unprecedented letter to the CGI complained about the alleged hostile attitude of the High Court against him and his government, besides making controversial allegations against a senior Supreme Court judge। कह रहे जो सीएम साहब है ना, रेड्डी साहब, इन्होंने हैड कंप्लेन किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में। और कैसे कंप्लेन किया था?
एक अनप्रेसिडेंटेड लेटर में सीजीआई के लिए, एक ऐसे लेटर में जो अभूतपूर्व है, अपने आप में यूनिक है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है ना। तो जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेटर के अंदर सीजीआई को ऐसा कंप्लेन किया था। अच्छा, किस बारे में? कथित तौर पे उस खराब एटीट्यूड के बारे में, हॉस्टाइल एटीट्यूड के बारे में जो है हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ और उसकी सरकार के खिलाफ। साथ ही साथ बिसाइड्स मेक करने के बहुत ही कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस को, आरोपों को जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ। तो जगन मोहन रेड्डी जो है ना, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक लेटर लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि वहां की हाई कोर्ट उनके और उनकी सरकार के पीछे जो है पड़ी हुई है। और उन्होंने कंप्लेन भी ये किया कि बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशन लगाई एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ उस लेटर के अंदर। समझ गए? रेड्डी की वर्ब है हैड कंप्लेंट अनप्रेसिडेंटेड। देखो प्रेसिडेंट मतलब ये ईडी निकाल दो, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिस चीज की कोई मिसाल नहीं है ना, नेवर हैपेंड बिफोर। इसको अब यूनिक भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव है। अच्छा, हॉस्टाइल मतलब जो आपके लिए अच्छा ना हो, दुश्मनी भरा हो। अलेज मतलब कथित तौर पे। बिसाइड और बिसाइड्स दो वर्ड्स हैं, दो प्रेपोजिशन जो कि अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, दोनों का मीनिंग भी रखा है। सब लोग एक बार कोशिश करना है इसको ना, कहीं भूल तो नहीं गए हो आप। चलो, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। बिसाइड मतलब बाजू में, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, साथ ही साथ। इसमें एस लगा होगा पीछे। नोबडी लिव्स बिसाइड और बिसाइड्स माई हाउस। कोई भी नहीं रहता है मेरे घर की बाजू में। मेरे घर की बाजू में खाली मैदान है, समझ गए ना, खाली जगह है, कोई भी घर नहीं है। तो यहां पे बाजू वाली बात है ना, तो बिसाइड को यूज करेंगे आप, बिसाइड्स को यूज नहीं करेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है इसी के साथ साथ, इसी के इन एडिशन टू। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस वॉज इवन एज द हाई कोर्ट ordered a CBI probe into what it termed was a social media campaign against the judges। कह रहे ये पूरी बात हुई, दिस वॉज, यहां तक कि जबकि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था एक सीबीआई जांच को। अच्छा, किसके अंदर? उस चीज के अंदर जिसको इसने नाम दिया था एक सोशल मीडिया अभियान जजेस के खिलाफ। तो कह रहे ये सब काम तब हुआ था जब हाई कोर्ट सीबीआई की जांच का आदेश दे चुकी थी कि हमारे खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ। कह रहे उसके बाद भी इन्होंने इस लेटर को लिखा था। अब देखने वाली चीज क्या है, इस वर्ड को देखें। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो मैंने अच्छे सिखाया था, कब, हु, विच, दैट और वर्ड को यूज करना होता है। 10 सेकंड दूंगा मैं आपको, दोनों सेंटेंस के, देखो आता होगा तो 10 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आता होगा तो तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, कोशिश कर लेना। 10 सेकंड बाद में आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कहां पे हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन रखना है दोनों सेंटेंस में। चलो आराम से पॉज करके करना। शी टोल्ड अस द सीक्रेट, यहां पे हु, विच, दैट में से एक लगाएंगे। वी डिडंट नो, उसने हमें वो सीक्रेट बताया जो हमें नहीं पता था, ठीक है ना। उसने हमें वो सीक्रेट बताया जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था। सीक्रेट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। हु तो आ नहीं सकता, सीक्रेट कोई आदमी तो है नहीं, या तो विच आएगा या दैट आएगा। देखो ये खास सीक्रेट है, कॉमन नाउन है, उसके आगे द लगा हुआ है। जैसे ही आप द देखो आपको मालूम चलेगा यहाँ पे विच का काम भी नहीं है, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है ना। आपने द देखा, द से मालूम चला कि ये खास सीक्रेट है, खास चीजों के लिए दैट लगता है, हमें यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। शी टोल्ड अस द सीक्रेट दैट वी डिडंट नो। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसा लिखें, शी टोल्ड अस हु, विच, दैट वी डिडंट नो। उसने हमें वो बताया जो हमें नहीं पता था। वो सीक्रेट भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई गाना भी हो सकता है, कोई फैक्ट भी हो सकता है ना। हमें नहीं पता वो क्या चीज थी, हमें वो पता ही नहीं था, बस यूं समझो आप, है ना। ऐसे केस के अंदर ना तो हु आएगा, ना विच आएगा, ना दैट आएगा। ऐसे केस में इन तीनों को हटा के आप रखते हैं व्हाट को, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई एंटीसीडेंट ना हो, यहां पे दैट का एंटीसीडेंट था सीक्रेट, यहां पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इस केस में सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है व्हाट। तो व्हाट यूज होगा, इसी वजह से यहां भी व्हाट को यूज किया हुआ है। प्रोब किस में करवाई? उस चीज में कराई जिसको इसने सोशल मीडिया कैंपेन बताया अपने खिलाफ, है ना। उस चीज का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वर्ड नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ हु, विच, दैट की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सीरीज में सब काम हो चुके हैं, कोई ऐसा मत लिखना सर मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। ग्रामर सीरीज में जाके पढ़ो और फिर मेरे साथ रोज रिवाइज करो, है ना। द onus is now on the Supreme Court to put an end to the unseemly tussle between the judiciary and the government in the state। जो सारा ऑनस है, सारा दारोमदार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा वो किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अच्छा किस काम को करने की? खत्म करने की, एंड को पुट करने की, इस अनसिमली टसल को
इस ना शोभा देने वाली लड़ाई को वहां की न्यायपालिका और वहां की सरकार के बीच, स्टेट के अंदर। समझ गए? तो कह रहे सारा दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि कैसे इस अभद्र लड़ाई को, इस ना जो है ना शोभा ना देने वाली लड़ाई को दोनों के बीच में कैसे खत्म किया जाए। देखने वाला वर्ड पुट एन एंड टू समथिंग। इसके लिए एक बहुत अच्छी इडियम अपने पास, टू निप इन द बड। टू निप इन द बड, कली खिलने से पहले ही उसको चिटका देना, किसी फूल को खिलने ना देना, किसी समस्या को जड़ से ही मिटा देना, है ना। टू निप इन द बड, दोनों सिनोनिम एक दूसरे की इडियम है। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, दारोमदार। ऑनस से ही एडजेक्टिव बनता है ऑनरस, जिसका मतलब है बहुत ही दारोमदार वाली चीज, है ना, बर्डनसम। ऑनस से ही वर्ब बनती है एक्सोनरेट, जिसका मतलब होता है किसी आदमी को उसके गलत कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा देना, है ना, किसी को बाइज्जत बरी करना, किसी को बाइज्जत बरी करना। इसको एक्विट बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा इसका सिनोनिम है। समझ गए ना? तो ऑनस नाम के वर्ड से ही ये दोनों वर्ड बने हैं, ऑनरस और एक्सोनरेट। चलिए आगे बढ़े। कह रहा ऑर्डरिंग एन इंटरनल इंक्वायरी इनटू द चीफ मिनिस्टर्स लेटर वुड बी ए गुड बिगिनिंग। कह रहा ये जो पूरा काम करना है ना सुप्रीम कोर्ट को, लड़ाई को खत्म करना है, तो कह रहा है एक ऑर्डर कर देना इंटरनल इंक्वायरी को, अंदरूनी जांच को चीफ मिनिस्टर के लेटर में। कह रहा है ये गुड बिगिनिंग होगा। जो चीफ मिनिस्टर ने बोला है उस लेटर के अंदर की बातों पे थोड़ी सी जांच चल जाए तो कह रहा है ये अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, दोनों सही पटरी पे आ जाएंगे, सरकार भी और वहां की कोर्ट भी। कह रहा यहां पे ऑर्डरिंग एक जीरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, जीरंड कहलाती है ना। अ क्लियर नलिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर विल ऑल्सो इंश्योर दैट सच लीगल एडवेंचर्स impinging upon the separation of powers in the state are not repeated। कह रहे एक सही नलिफिकेशन। नलिफिकेशन मतलब किसी चीज को नल्ला बना देना, किसी चीज को कैंसिल करना, क्वैश करना, किसी ऑर्डर को खत्म कर देना। कह रहे एक साफ जो खत्म करने का काम है ना हाई कोर्ट के ऑर्डर को, यह भी इंश्योर करेगा कि ऐसे लीगल एडवेंचर, ऐसे कानूनी कारनामे जो इंपिंज अपॉन करते हैं, जो कि बुरा प्रभाव डालते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स का, शक्तियों के पृथककरण का, शक्तियों के अलग अलग करने का स्टेट के अंदर, उनको रिपीट ना किया जाए। सेपरेशन ऑफ पावर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये कोर्ट अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, दोनों की पावर्स और जिम्मेदारियां अलग हैं। तो कह रहे ये जो ऑर्डर आया ना सुप्रीम कोर्ट का खत्म करने वाला, ये इस चीज को भी पक्का करेगा कि भविष्य में ऐसे कानूनी कारनामे ना हो जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को इंपिंज अपॉन करते हैं, उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इंपिंज अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन समथिंग। जैसे सेंटेंस को देखो, ही नेवर अलाउड हिज वर्क टू इंपिंज अपॉन हिज प्राइवेट लाइफ। आप यहां पे ऑन भी लिख सकते हो और अपॉन भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। उसने कभी भी इजाजत नहीं दी उसके वर्क को कि वो इंपिंज ऑन करे, वो बुरा प्रभाव डाले उसकी प्राइवेट लाइफ पे, है ना। तो इंपिंज ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब को ऐसे यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था आज का ट्यूटोरियल, पर मेरे साथ पढ़ोगे, अगर इस ट्रिक से पढ़ोगे तो सब कुछ इजी लगेगा, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज के ऊपर। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ना। अगर फोकस से देखा है तो अच्छे से आते होंगे दोनों ही दोनों क्वेश्चंस। पहले इजी वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्स्टर। इनमें से कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है बोल्स्टर वर्ड का एंटोनिम। देखो बोल्स्टर वर्ड कहीं भी नहीं आया पूरे ट्यूटोरियल में, लेकिन ये रोज आता है, हर 10वें दिन में 5 बार रिपीट हो जाएगा, है ना। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना। सपोर्ट करने का एंटोनिम हमें ढूंढना है इन चारों में से एक। इंपिंज अपॉन का मतलब होता है किसी चीज पे बुरा प्रभाव डालना। अनसिमली मतलब होता है अभद्र। प्रेरोगेटिव मतलब होता है आपके अधिकार। ओवर रीच होता है जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी। बोल्स्टर का सीधा एंटोनिम बनेगा किसी पे इंपिंज अपॉन करना, है ना, किसी पे बुरा प्रभाव डालना। यहां तो सपोर्ट कर रहे हो, यहां पे उसको खराब कर रहे हो, है ना। इंपिंज अपॉन नाम की फ्रेजल वर्ब इसका एंटोनिम होगी। बी आपका आंसर है। अब अगला देखो, द क्रिकेट टूर्नामेंट डैश वॉज टू बी डिसाइडेड बाय द आईसीसी हैज बीन पोस्टपोन्ड ओइंग टू द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 डैश हैज बीन रेवेजिंग द एंटायर यूरोप। थोड़ा ट्रिकी है, पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं हम। वो क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका शेड्यूल डिसाइड किया जाना था आईसीसी के द्वारा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कारण से एक नई स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस की, जिसने रेवेज किया हुआ है, प्रकोप ढाया हुआ है पूरे यूरोप के ऊपर। समझिए ना। तो एक नई स्ट्रेन मिली है कोविड-19 की, सच बात है, ये मिली है यूरोप में, है ना, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में एक नया स्ट्रेन मिला है जो बहुत लोगों में फैल रहा है ना। इसकी वजह से क्रिकेट टूर्नामेंट जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। टूर्नामेंट पोस्टपोन नहीं हुआ, बस ये नई स्ट्रेन मिली है, इतना ही बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहां पे करना क्या है, इन चारों में से एक घुसेगा इसमें। पहले मुझे बताओ क्रिकेट टूर्नामेंट क्या इंसान है या एक जानवर है,
मतलब कोई एक निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु है। ये तो इंसान नहीं है बल्कि एक इनएनिमेट चीज है ना, टूर्नामेंट। अगर इनएनिमेट चीज है तो आप लगाएंगे यहाँ पे द शेड्यूल ऑफ विच। हुज तो आ ही नहीं सकता इनएनिमेट चीज के लिए, है ना। तो या तो सी आपका आंसर है या डी आपका आंसर है। अच्छा, अब आगे देखो, अगले वाले में लगाना आपने न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19, जिसको जो रेवेज कर रही है एंटायर यूरोप को। जो चीज रेवेज कर रही है उसका नाम लिखा हुआ है। अगर उसका नाम लिखा हुआ है द कोविड-19 की न्यू स्ट्रेन, जिसका नाम लिखा हुआ एंटीसीडेंट है, तो वर्ड का कोई काम नहीं है, काम है यहाँ पे दैट का। समझ गए ना। न्यू स्ट्रेन, अगर यहाँ पे पूरे स्ट्रेन का नाम का वायरस हमने लिख दिया है तो हमें एंटीसीडेंट मिल गया है। ऐसे केस में वर्ड नहीं आता, वर्ड तब आता है जब एंटीसीडेंट ना होता। मान लो यहां ऐसे लिखा होता, इस पूरे के पूरे को निकाल देते। अब देखो, ओविंग टू, अब लगा दो वर्ड हैज बीन रेवेजिंग द एंटायर यूरोप। ये इसलिए पोस्टपोन्ड हुआ कारण से उस चीज के जो पूरे यूरोप को रेवेज कर रही है। अब वो चीज हमने यहां से निकाल दी, पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे वो चीज रखी हुई है। इस केस में दैट ही आएगा। तो सी आपका आंसर है। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में। जरूर से एक लाइक देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक तो दे देना, शेयर ना भी करो तो ठीक है ना। आपके लाइक से भी बहुत हेल्प मिलती है चैनल को और वीडियोस को। कल की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट।